हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 14 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ली शेन लूंग रिसेंटली किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुए हैं? तो ली शेन लूंग जी रिसेंटली सिंगापुर के वापस प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये इनका 4th टेन्योर होगा, यानी चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं ली शेन लूंग जी सिंगापुर के। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये हैं ली शेन लूंग। अब चौथी बार ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। देखिए, सिंगापुर की बात करें तो आप यहाँ देखिए, मैप में छोटी सी कंट्री है मलेशिया के सदर्न टिप पे सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और पीएम मैंने आपको अभी बताया, ली शेन लूंग। अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप याद रखिएगा। इस तरह सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में कोविड-19 पीरियड के दौरान इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाला भी पहला कंट्री बन गया है। आप ये फैक्ट भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के लिए प्योर फॉर श्योर कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए प्योर फॉर श्योर कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, कुछ सर्टेन एरिया से मिल्क और उससे बने हुए प्रोडक्ट का जो है सैंपल ले लिया जाएगा और उनको फूड लैब में टेस्ट किया जाएगा, जिससे उनकी प्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने प्योर फॉर श्योर कैंपेन लॉन्च किया है। राजस्थान, कुछ प्रीवियस फैक्ट देख लेते हैं। ये है मैप में राजस्थान में कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन डेजर्ट चेस स्टार्ट किया गया था मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस द्वारा और राजस्थान पुलिस द्वारा मिलकर। इसके अलावा राजस्थान ने स्वास्थ्य मित्र भी अपॉइंट किए थे। आप सभी को याद होगा, विलेज लेवल पर एडिक्शन को छुटकारा दिलवाने के लिए स्वास्थ्य मित्र राजस्थान गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे। राजस्थान की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की जयपुर, लेकिन राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में केवलादेव पक्षी विहार, उसका सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर जैसे कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। राजस्थान की ये आप लाइन देख रहे हैं ना, बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ बनाता है, इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आईईए के साथ अपने पैक्ट को रिन्यू कर लिया है? तो रिसेंटली एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ साइन किए गए अपने पैक्ट को वापस रिन्यू कर लिया है। ये पैक्ट जो है 2020 में एक्सपायर हो रहा था, क्योंकि देखिए 3 वर्ष पहले यानी 2017 में एडीबी और आईईए ने यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल और रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपस में एक पैक्ट साइन किया था, जो 2020 में एक्सपायर हो रहा था। अब वापस से 2020 में उस पैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए दोबारा से रिन्यू कर लिया है। तो अब 2023 तक एडीबी और आईईए का पैक्ट चलेगा। आप याद रखिएगा, अगले 3 वर्षों तक एडीबी मोस्टली अपने जो लोन होगी वो एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देगी। आप याद रखिएगा। बात करते हैं एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर एडीबी में है 68 और इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, मसत्सुगु असकावा। कौन? मसत्सुगु असकावा। ये जापान से बिलोंग करते हैं। अब आईईए की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में आईईए का हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर 30 हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। प्रेसिडेंट कौन है आईईए के? तो फतेह बीरल। कौन? फतेह बीरल इसके प्रेसिडेंट हैं आईईए के। यह क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड मलाला डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। यूनाइटेड नेशन ने 2013 में 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे के तौर पे ऑब्जर्व करने के लिए डिक्लेयर किया था। याद रखिएगा आप। इसके पहले 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग पढ़ चुके हैं। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, ये भी पढ़ चुके हैं। अब 12 जुलाई है तो वर्ल्ड मलाला डे आ गया। आप याद रखिएगा। मलाला डे यंगेस्ट नोबल लॉरियट हैं, आप याद रखिएगा। 2014 में इनको सबसे कम उम्र में नोबल प्राइज दिया गया था, नोबल पीस प्राइज। कैलाश सत्यार्थी ने नोबल प्राइज इनके साथ शेयर किया था 2014 में। यह क्वेश्चन है, स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो कि 2020 में फॉर्मूला 1 की सेकंड रेस है, इसको किसने जीता है? तो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये मर्सरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन ने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। 2020 में फॉर्मूला 1 की ये सेकंड रेस थी। फर्स्ट रेस कौन सी थी? तो फर्स्ट रेस थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको किसने जीता था?
वॉल्टेरी बोटास ने जीता था। तो आप दोनों याद रखिएगा, फर्स्ट रेस जो हुई थी फार्मूला 1 की 2020 में, उसको वॉल्टेरी बोटास ने जीता था, और जो सेकंड रेस हुई है स्टेरिन ग्रैंड प्रिक्स, उसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है। खास बात यह है कि ये दोनों ही जो रेसर हैं ये मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। देखिए, ऐप डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली ऐप डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें जो ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब हैं, जिनको अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित किया गया था, पर्पस क्या था? जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें इनोवेशन को प्रमोट करना। अब इन अटल टिंकरिंग लैब में ऑनलाइन आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी ऐप डेवलपमेंट की। तो आप याद रखिएगा, ऐप लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए अब अटल टिंकरिंग लैब में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है, अपना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को CII ITC के सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, 2 कैटेगरी में NTPC को यह अवार्ड मिला है। ये दोनों कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं। पहली कैटेगरी है कॉर्पोरेट एक्सीलेंस यानी कॉर्पोरेट कल्चर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए NTPC को CII ITC अवार्ड दिया गया है, और सेकंड कैटेगरी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी NTPC को CII ITC अवार्ड दिया गया है। देखिए, जो NTPC है उसकी 2 CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम चल रही हैं। पहली है GEM, उसका फुल फॉर्म क्या है? गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। क्या? गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। और दूसरी है CLIMS यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये 2 जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी NTPC द्वारा लॉन्च की थी, और बेहतरीन ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको CII ITC अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं NTPC की। तो स्थापना कब हुई थी NTPC की? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और CMD कौन है इसके? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर NTPC के, तो गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब देख लेते हैं CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए एक नया ट्रांजैक्शन टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए एक नया ट्रांजैक्शन टूल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? जो आपका लेन देन होगा बैंक में उस पर निगरानी रखेगा CBDT। जैसे आप अपना ITR नहीं फाइल कर रहे हैं तो आप 20 लाख तक ही कैश निकाल सकते हैं, और जैसे ही इससे ऊपर निकालेंगे तो CBDT आपको नोटिस भेज देगा। उसके अलावा अगर आप ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 1 करोड़ तक का ही कैश निकाल सकते हैं बैंक के, वरना ये टूल जो है NTPC को इन्फॉर्मेशन कर देगा और फिर आपके पास नोटिस आ जाएगी। CBDT की बात करें तो इस समय चेयरपर्सन कौन है? PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं। हालांकि 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे जमुना प्रसाद सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कार्य करता है CBDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट लोक अदालत किस स्टेट में स्टार्ट की गई है? तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ में इंडिया की फर्स्ट लोक अदालत स्टार्ट की गई है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ में, PR रामचंद्र मेनन, उन्होंने छत्तीसगढ़ में इंडिया की फर्स्ट लोक अदालत का इनॉग्रेशन किया। इस लोक अदालत को आप वर्चुअल कोर्ट से कंफ्यूज मत करिएगा। इंडिया के पहले वर्चुअल कोर्ट कहाँ स्थापित किए गए थे? तो यूपी में, आप याद रखिएगा। और लोक इंडिया की अदालत पहली कहाँ स्थापित की गई? तो छत्तीसगढ़ में, आप इतना याद रखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ का स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको आप सालसा के नाम से जानते हैं, उसने मिलकर ये इंडिया की पहली लोक अदालत स्टार्ट की है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तहत प्रोक्योरमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इस बार छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया गया है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है, आप देखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जो साइंटिफिक ढंग से 100% वेस्ट को डिस्पोज करता है, यानी अपने यहाँ कचरे को ये 100% साइंटिफिक ढंग से डिस्पोज करता है। ऐसा करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया UK। और छत्तीसगढ़ का एक चित्रकूट वाटरफॉल बहुत फेमस है जो इंद्रावती रिवर पे स्थित है। आप यहाँ मैप में छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया किस कंट्री का सेकंड FDI सोर्स बन गया है? यानी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सेकंड FDI सोर्स मैक्सिमम इंडिया से आता है? तो रिसेंटली इंडिया UK के लिए सेकंड लार्जेस्ट FDI सोर्स बन गया है। पहला लार्जेस्ट FDI सोर्स कौन है UK में?
तो यूएसए से मैक्सिमम एफडीआई इन्वेस्ट होता है यूके में, और उसके बाद इंडिया है जहाँ से मैक्सिमम एफडीआई इन्वेस्ट होता है यूके में। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि इंडिया का लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स कौन सी कंट्री है, तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है इंडिया में, यहाँ पे रखिएगा। यूके की बात करें तो कुछ दिन पहले ही एंटी रेसिज्म कमीशन यूके ने स्थापित किया था। पीएम कौन है यहाँ के? बोरिस जॉनसन। और यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन का निधन हो गया। आपको बताना है कहाँ से बिलोंग करते थे। तो अवध बिन हसन ये गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के जामनगर के रहने वाले थे, इसीलिए इनको जमनी कहते थे। क्या? जामनगर के थे तो इनके जमनी नाम से ये फेमस थे। अवध बिन हसन बहुत बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे, और एक रंग तरंग करके मैगजीन आई थी, उसमें पहली बार इन्होंने अपने कार्टून को पब्लिश किया था। रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये आप दूसरी पिक देख सकते हैं, क्राइम पेट्रोल। जिन लोगों ने सीरियल देखा होगा उनको बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये रंजन सहगल हैं। क्या नाम है इनका? रंजन सहगल। काफ़ी कम उम्र में इनका निधन हो गया। पंजाब के रहने वाले थे, और क्राइम पेट्रोल और उसके अलावा एक सरबजीत मूवी आई थी उसमें भी काम किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वीएनआर यानी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वीएनआर रिपोर्ट को रिसेंटली नीति आयोग ने जारी किया है। अभी कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की बैठक हो रही थी वर्चुअल तरीके से, जिसको यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज करती है। कौन? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की बैठक ऑर्गेनाइज करती है। उसी दौरान नीति आयोग ने सेकंड वीएनआर रिपोर्ट लॉन्च की या जारी की। वीएनआर का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। इसमें क्या होता है, हर कंट्री वॉलंटरी तौर पर डिसाइड करती है कि जो 17 एसडीजी हैं उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या होगा और अभी क्या प्रोग्रेस हुई है उस कंट्री में। ये जो 17 एसडीजीज हैं इसमें टोटल 169 टारगेट हैं, यहाँ पर देखिएगा। देखिए ये जो वॉलंटरी यानी वीएनआर रिपोर्ट है, इसका टाइटल क्या है? टाइटल है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजी फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ये इस रिपोर्ट का टाइटल है। क्या? डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ये डिकेड ऑफ एक्शन क्या है? यानी कि एक्शन का दशक 2021 से लेकर 2030 को डिकेड ऑफ एक्शन नीति आयोग ने घोषित किया है। और आप सभी को पता है हमारे यहाँ एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे किसे देखा जाता है? नीति आयोग को देखा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन हमेशा इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और सीईओ कौन है इसके? अमिताभ कांत जी हैं। आप देखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। आप बताना उसका नाम क्या है? तो रिसेंटली कोरोना कवर प्रोवाइड करने के लिए यानी कोविड-19 कवर प्रोवाइड करने के लिए IRDAI ने कोरोना कवच नाम से एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अब जितनी भी अपनी कोरोना से रिलेटेड हेल्थ पॉलिसीज होंगी उनको कोरोना कवच के नाम से पब्लिश करेंगी या मार्केटिंग करेंगी उनकी। तो कोरोना कवच एक शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको IRDAI ने लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे कोरोना जो लिखा हुआ है वो सी की जगह के कर लीजिएगा आप, कोरोना कवच, ये है पॉलिसी का नाम। बात करते हैं IRDAI की इस पॉलिसी की, तो 16 से लेके 65 के लोगों के लिए पॉलिसी है। खास बात यह है कि जो 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड होता है और घर में आप जो खर्च करते हैं उस खर्चे को भी इस पॉलिसी में कवर किया गया है, कोरोना कवच पॉलिसी में। IRDAI इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पैंडेमिक रिस्क पूल पर सजेशन देने के लिए इन्होंने सुरेश माथुर कमेटी बनाई थी, मैंने आपको पढ़ाया था। IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत एग्जाम में पूछते हैं, हैदराबाद में हेडक्वार्टर। और इसके चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफैक द्वारा प्रिपेयर किए गए फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 व्हाइट पेपर को किसने रिलीज किया है? तो रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है जिसको टाइफैक ने प्रिपेयर किया था। इस व्हाइट पेपर का शीर्षक यानी टाइटल क्या था? फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। देखिए जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उनका लोकल सॉल्यूशन निकालने के लिए और उस पर सजेशन देने के लिए टाइफैक ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था। उसका शीर्षक आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं और जो टाइफैक है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है, इसीलिए इस व्हाइट पेपर को इन्होंने ही रिलीज किया। टाइफैक की बात करें तो आप यहाँ से फुल फॉर्म देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। क्या? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करती है और वीके सारस्वत टाइफेक की गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और ये नई दिल्ली में स्थित है। आप इतना देखिएगा। तो रिसेंटली टाइफेक ने एक व्हाइट पेपर प्रिपेयर किया था जिसको लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री की वेपन इंडस्ट्री एमपी में यानी मध्य प्रदेश में असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी? तो इजराइल वेपन इंडस्ट्री यानी IWI, इजराइल की वेपन इंडस्ट्री एमपी में असॉल्ट राइफल्स की और जो शॉर्ट राइफल्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इजराइल के दो हथियार बहुत फेमस हैं, एक तो असॉल्ट राइफल्स हो गया इजराइल का, दूसरा अरड एंड कार्मेल असॉल्ट राइफल्स, वो बहुत फेमस हैं। इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग एमपी में की जाएगी और इसके लिए इंडिया और इजराइल ने एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया था जिसका नाम था PLR यानी प्रिसाइज लीथल रिलायबल PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा इन असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग एमपी में की जाएगी इजराइल के द्वारा। आप इतना याद रखिएगा। इजराइल इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था ओफेक 16। मैंने आपको पढ़ाया था ओफेक 16 नाम का एक स्पाई सैटेलाइट इजराइल ने लॉन्च किया था। उसके अलावा इजराइल ने जो है F-35 से जो है ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। इजराइल के पीएम कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम है। यहाँ की कैपिटल क्या है? यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है। और आप ये जरूर याद रखिएगा, इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। के से स्पेलिंग शुरू होती है, जैसे नॉलेज की शुरू होती है वैसे ही इजराइल की नेसेट की, तो नेसेट कहते हैं इजराइल की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने मास्क वेयरिंग को प्रमोट करने के लिए रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है? रिसेंटली एमपी ने मास्क वेयरिंग को प्रमोट करने के लिए रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी वॉलंटरी संस्थाएं इधर उधर घूमती रहेंगी और अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो आपको एक नया मास्क देंगी, उसके बदले वो आपसे 20 रुपये चार्ज लेंगी। तो मास्क वेयरिंग को प्रमोट करने के लिए एमपी ने रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है। आप याद रखिएगा। एमपी में कुछ दिन पहले ही एमपी का जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। 10 जुलाई को इनॉग्रेट किया था। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने 7 जुलाई बोल दिया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर करिएगा इसको। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट, उसको एमपी के रीवा में इनॉग्रेट किया था। एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। यहाँ की गवर्नर इस समय कुछ समय के लिए आनंदीबेन पटेल हैं जो कि यूपी की ओरिजिनल गवर्नर है। आप देखिएगा। एमपी की नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंच नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत फेमस हैं। आप याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो हागिया सोफिया म्यूजियम को मॉस्क में बदल देगी? इस मस्जिद का नाम आप याद रखिएगा। मस्जिद अब होने जा रही है, पहले तो ये म्यूजियम था। हागिया सोफिया म्यूजियम ये तुर्की में स्थित है और तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन इन्होंने कहा है कि हागिया सोफिया म्यूजियम को अब मस्जिद में बदल दिया जाएगा। इसको लेके यूरोप में बवाल मचा पड़ा। यूरोप क्या पूरी दुनिया में बवाल मचा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हागिया सोफिया जो म्यूजियम है ये पहले कभी कैथेड्रल था यानी ईसाइयों का चर्च था, बाद में इसको मस्जिद में बदल दिया गया। फिर जब मॉडर्न तुर्की की स्थापना की एक धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, तब वापस से हागिया सोफिया को ये दिखाने के लिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं, सिर्फ मुस्लिम कंट्री नहीं है, उन्होंने वापस से म्यूजियम बना दिया था। हालांकि चर्च नहीं बनाया था। अब इस म्यूजियम को बना के वापस से मॉस्क यानी मस्जिद में बदला जा रहा है वर्तमान के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन के द्वारा। तो इसलिए बवाल मचा पड़ा है। यहाँ पे देखिएगा। और कभी आपसे एग्जाम में पूछ लें कि मॉडर्न तुर्की के संस्थापक कौन है, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा मॉडर्न तुर्की के संस्थापक हैं। लेकिन अब ये मॉडर्न नहीं रही, वापस से इस्लामिक कंट्री बन चुकी है। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। प्रेसिडेंट कौन है? अभी मैंने बताया रिसेप तैयब एर्दोगन। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और आज से फिर से मैं 2 ही क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा क्योंकि कोई कमेंट में जवाब ही नहीं देता है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।